नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कब, कहां और कैसे अर्घ देने से दूर होंगी 20 परेशानी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अच्छी नौकरी पाने के लिए, जल्द शादी के लिए, धनवान बनने के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए और जीवन से जुड़ी हर परेशानी से पार पाने के लिए आपको कब, कहां और कैसे अर्घ देना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो जानिए कैसे अर्घ से दूर होगी आपकी 20 बड़ी परेशानियां। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 मई 2022 दिन शनिवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दोपहर 3:22 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र शाम 5:28 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग दोपहर 12:59 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज नरसिंह जयंती है, छिन्नमस्ता देवी की जयंती है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:59 से 3:41 तक। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहते हैं विधि अनुसार, शास्त्रानुसार अर्घ देने से कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आइए इसी पर अपनी चर्चा को हम शुरू करें। और अगर आपको पितृदोष के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, घर में बीमारियों का वास हो रहा है, तो परिवार से सुख शांति छिन रही है, तो कब, कैसे और कहां अर्घ आपको जरूर देना चाहिए? पंडित जी, इसके बारे में बताएं। खासतौर पे पितृदोष की बात लेकर कई लोग सामने आते हैं और उनको पंडित ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो उन्हें कैसे अर्घ से लाभ मिल सकता है? देखो, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु केतु हो, सूर्य के साथ राहु केतु की युति हो, तो ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष का संकेत मिलता है जी। पितृदोष मतलब जिनके पितर श्राद्धादि कर्मों से संतुष्ट न हुए हों, प्रेतादिक योनियों में भटक रहे हों, जिनका पुनर्जन्म न हुआ हो, जो अच्छे लोगों को न प्राप्त हुए हों और जिनकी आत्माएं यंत्रणा पा रही हों, ऐसी आत्माएं अपने वंशजों के इर्द गिर्द घूमती हैं। और यदि वो सामर्थ्यवान होते हैं और उनके मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं तो वो आत्माएं क्रोधित होकर के उन्हें दुखी करती हैं जी। लेकिन यदि सामर्थ्यवान हैं और उनके लिए, उनके उद्धार के लिए दान, पुण्य, तर्पण, मार्जन करते हैं, तो वो आत्माएं प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद भी देती हैं जी। अब ऐसा है, अब जैसा हमारे सनातन धर्म में अगर उपासना पद्धति का सबसे कोई आधार, ठोस आधार है, तो वो है सूर्य की उपासना। पंचदेव पूजा पद्धति में भी गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु के साथ पंचदेवों में भगवान सूर्य सम्मिलित हैं। किसी व्यक्ति की अगर प्रायः सेहत ठीक नहीं रहती है, कुछ न कुछ हर समय हुआ रहता है, लंबी बीमारी है, परिवार में सुख शांति बिल्कुल नहीं है और विशेष रूप से पिता की सेहत ठीक नहीं रहती है, या पैतृक संपत्ति तो है लेकिन उसे लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है, दुश्मनी बढ़ती जा रही है, आप अपना हक हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 1 चुटकी लाल चंदन या रोली डालकर हर रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को 3 बार में अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः,
ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में अगर सूर्य के कारण ग्रहण दोष लग रहा हो तो उससे भी आराम मिलेगा। रविवार को सूर्य को कच्चा दूध जल में मिलाकर अर्घ देने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। पितृदोष के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए और बीमारियों से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए अमावस्या के दिन घर में गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। और 7वें अध्याय का मर्म भी समझना चाहिए कि किस तरह से जीव के बारे में बताया गया है, किस तरह से सूर्य की उपासना के बारे में बताया गया है, इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, आज के लगभग 30-40 साल पहले तक भारत में हर गांव में 2000-3000 की आबादी पर एक मंदबुद्धि या पागल व्यक्ति हुआ करता था या दिमागी रूप से परेशान व्यक्ति हुआ करता था। आप जरा गौर करके देखिएगा, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, कि मैं कितना सही कह रहा हूँ। लेकिन आज सन 2022 की बात करिए, कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा जिस परिवार में एक या दो व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार न हों, दवाइयाँ न खा रहे हों, नींद की दवाइयाँ न खा रहे हों, डिप्रेशन की दवाई न खा रहे हों। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ ये न हो। ये कहाँ से इतना बड़ा उत्पात शुरू हो गया? इस उत्पात का कारण है सूर्य की उपासना की कमी। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करते थे, प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ देते थे। और अब हिंदुस्तान के 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा है। ये मेरा विश्वास है। उगता हुआ सूरज देखा ही नहीं है, सूरज उगता कैसे है? गांव में रहने वालों का अनुपात ये ज़्यादा है, उन्होंने देखा है। लेकिन विशेष रूप से शहरों में रहने वाले लोग उगते हुए सूरज को देखे ही नहीं हैं। उगते हुए सूरज को नहीं देखेंगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगी, पूरे शरीर में दर्द रहेगा, आत्मबल कमजोर रहेगा, किसी बात को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और जब समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आत्मबल मजबूत नहीं होगा, तो पितरों को तर्पण कैसे स्वीकार होगा? पितर कैसे तुष्ट और संतुष्ट होंगे? कैसे पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी? इसलिए मैं एक बार अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप देर में उठते हैं सो करके, कोई बात नहीं, लेकिन आप सूर्य को अर्घ जरूर दें। जब जागें तभी सवेरा सूर्य को अर्घ जरूर दें और नियम बनाएं कि प्रातः काल सूर्य को अर्घ दें। लेकिन जब तक नियम नहीं बनता है, तब तक जब सोकर उठें तभी आप सूर्य को अर्घ दें, नियम बनाने के लिए। और आप जान लीजिए, सूर्य की उपासना से असंभव, कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और आत्मबल यदि मजबूत हो तो मनुष्य जो चाहे उस कार्य को सफलतापूर्वक परिणाम दे सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा के साथ साथ आपको राशिफल भी हम बताएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। कैसी रहेगी मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? चलिए, तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि श्रीमान आपका राशि स्वामी है मंगल, और मंगल इस समय शनि के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो आप जानना चाहेंगे कि आपका अनावश्यक खर्चा भी बढ़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, नो डाउट। दोस्तों के साथ घूमने का भी संयोग बना हुआ है। लेकिन यदि आप पहले से दर्द की बीमारी से परेशान हैं तो पैरों में दर्द बढ़ सकता है। काम समय पर पूरा करने की कोशिश करिए और घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
और मेष राशि के बाद बारी आती है वृषभ राशि वालों की। इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है और क्या है आज के लिए इनका उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी और आपके एकादश भाव का स्वामी बुध बृहस्पति हुए। थोड़ा सा पैसों को लेकर के सावधान रहिए। किसी अपरिचित पर विश्वास करके पैसे का लेन देन न करिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं अगर उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है तो आपको कार्य में बदलाव भी कर लेना चाहिए। और आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने में आपको शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों से वाद विवाद संभव है। गले में दर्द बढ़ सकता है। सोच समझकर किसी की मदद करिए। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अभी कालचक्र दर्शक अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। पंडित जी चरण स्पर्श, मैं अभिषेक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ जी। सदा अपनी बेटी ईशा श्रीवास्तव के बारे में पूछना है। किसके बारे में? ईशा श्रीवास्तव मेरी बेटी है जी। उसकी जन्म तिथि है 16 जनवरी 1997 जी। इलाहाबाद का जन्म है, सुबह 10:56 का। उसके विवाह के बारे में पूछना है पंडित जी। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? देखिए, आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि की तृतीय एकादश स्थिति है। विवाह में अभी 17 जनवरी 2023 तक का विलंब बना हुआ है। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके बेटी के पसंद से विवाह होगा। घर वालों की भी पसंद होगी, लेकिन बेटी का पसंद उसमें सर्वप्रथम है। और विवाह अच्छा होगा, कुलीन वर्ग के साथ होगा, बहुत ही संपन्न परिवार में विवाह होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 तक ये विवाह कार्य संपन्न भी हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश ये विवाह अप्रैल तक संपन्न नहीं हुआ तो नवंबर या दिसंबर में इस विवाह को संपन्न होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि विवाह का योग अब बन चुका है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे, कब, कहाँ अर्घ्य देने से हम अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ रहा है, माँ को शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है या आपके मन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर गई है, तो इन सभी परेशानियों से पार पाने के लिए पंडित जी ऐसे लोगों को कैसे, कहाँ और कब अर्घ्य जरूर देना चाहिए? देखिए, रोग चाहे जितना हो, दवा एक ऐसी होती है जो सारे रोगों का निदान कर सकती है। अगर आपका मन बहुत चंचल है या आपके अंदर एकाग्रता की कमी है, एकाग्रता की कमी का मतलब कि किसी विषय वस्तु को सुन करके आप भूल जाते हैं, आप उसका अक्षरशः संदर्भ अपने दिमाग में नहीं बैठा पाते हैं, मन में बेवजह बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, अपने लोगों के बारे में नकारात्मक विचार आते हैं, असुरक्षा की भावना हर समय रहती है, भविष्य को लेकर के भय बना रहता है, ये सब नेगेटिविटी चंद्र शनि के विषयोग या सूर्य राहु के ग्रहण दोष या चंद्र केतु के ग्रहण दोष का परिणाम होता है। जिन लोगों की मां को बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है, शारीरिक परेशानी रहती है, ऐसे लोगों को पूर्णिमा की रात कच्चा दूध और अखंडित चावल से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जानते हैं, जब शनि के प्रभाव में चंद्रमा आ जाता है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में विषयोग की संज्ञा दी गई है। और जब शनि राहु दोनों चंद्रमा से संबंध बना लेते हैं और एक साथ युति कर लेते हैं, तब तो अजब गजब तबाही आ जाती है। ऐसा व्यक्ति इतना ज़्यादा मन से दुखी रहता है कि उसे जीने की इच्छा नहीं रह जाती है। हर समय ऐसे व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुबह शाम ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 24-24 मिनट जप करना चाहिए।
चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और अपने माता का मान सम्मान करना चाहिए, अपने माता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति पत्नी के बीच भी अगर अनबन है तो वो भी इस उपाय से दूर हो सकती है। पैसों के कमी के कारण सभी जरूरी काम अगर आपके बिगड़ रहे हैं तो पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के बाद कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिला करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। आप कहेंगे भाई पैसे की कमी है तो चंद्रमा से क्या मतलब? चंद्रमा से बहुत मतलब है। जिस समुद्र से महालक्ष्मी निकली थी उसी समुद्र से चंद्रमा भी निकला था। एक तरह से चंद्रमा और लक्ष्मी का भाई बहन का रिश्ता है, समझे आप? जहां से लक्ष्मी निकली थी वहीं से चंद्रमा भी निकला है, उसी समुद्र मंथन से। तो कहने का आशय यह है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा निर्बल है, चंद्रमा मजबूत नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता। और जिसका चंद्रमा अच्छा है, दूसरे ग्रह कुछ खराब भी हैं, तो वो व्यक्ति सफल होता है। इसीलिए वृषभ राशि में 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च का माना जाता है। भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ तो उनके भी जन्म में उच्च का चंद्रमा था। 3 ग्रह हिमकर सहित पड़ै चक्र जगमाय, बिना कृष्ण के जन्म के हो योग यह नाय। ठीक है, तो चंद्रमा अगर ठीक हो जाए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका मजबूत है तो कठिन से कठिन विपदा, कठिन से कठिन समस्याओं का भी आप समाधान कर पाएंगे। और यदि मन बेचैन है, मन विषेंद्रियों के बस में है, मन बुद्धि से संयोग नहीं बना रहा है, तो पतन तो सुनिश्चित है। इसलिए मन से बढ़कर के कोई बड़ा मित्र नहीं है और मन से बढ़कर के कोई बड़ा शत्रु नहीं है। इसलिए आप ये देखिए कि आपका मन आपके बुद्धि के अधीन है कि नहीं। अगर आपका मन बुद्धि के अधीन नहीं है और बुद्धि विवेक के अधीन नहीं है तो कहीं बड़ी गलती हो सकती है और जीवन की नैया डूब सकती है। अगर मन इंद्रियों के बस में है तो निसंदेह पतन होने का मार्ग खुल चुका है। इसलिए रोज आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या मेरा मन मेरे बुद्धि के अधीन है, क्या मेरी बुद्धि विवेक के अधीन है। अगर हाँ तो ठीक, अगर नहीं तो बुद्धि के अधीन मन को करने की कोशिश कीजिए। इंद्रियों के अधीन हुआ मन रावण की तरह दुराचारी हो जाता है और ऐसा व्यक्ति कुमार्गगामी हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबाला से। स्वागत है रामचंद्र जी, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। पंडित जी मैं अंबाला से बोल रहा हूँ। रामचंद्र, मेरी बेटी का जन्म है 5 मार्च 94। उसका पंडित जी कहीं शादी का रिश्ता वगैरह पक्का नहीं हो पा रहा है अभी तक। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ पंडित जी। देखो भाई, अभी भी सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, अभी भी रिश्ता होने में मुझे देर ही दिखाई दे रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको चाहिए कि अपने बेटी के लिए एक बार शनि की शांति करवाएं। मुझे विवाह प्रतिबंध योग झलक रहा है। खैर अभी विवाह में बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन विवाह प्रतिबंध योग फिर भी झलक रहा है। ऐसे में चाहिए कि शनि ग्रह के वैदिक मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करवा दें और 7 मुखी रुद्राक्ष बेटी के गले में धारण करवा दें तो शीघ्रातिशीघ्र सुंदर विवाह के संयोग बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब हम राशिफल की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की कि उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, जानते हैं। भाग्य भाव में शनि मंगल की स्थिति और धन भाव का स्वामी चंद्रमा का अपने भाव से चतुर्थ भाव में गोचर इस बात का संकेत है कि आपको बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का बृहस्पति शुक्र आपका जो भी आपके जिम्मे काम है, जो भी आपकी जिम्मेदारी पर काम दिया गया है, उसको आप समय पर पूरा कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन साथी को लेकर के आप ज़्यादा इमोशन में आ सकते हैं, ज़्यादा भावुकता दिखा सकते हैं।
खैर, जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा इमोशन का कारण तो होना ही चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए कि इनको कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे मन में भय नहीं ले आने चाहिए। घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। भावनाओं में बहने की और भावनाओं में बहकर गलत फैसला लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आज अगर हो सके तो श्री कृष्ण को एक बांसुरी उनके मंदिर में अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आपको आज के दिन किन बातों का ख्याल रखना है, आज का आपका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, आइए जानते हैं। चंद्रदेव की स्थिति अगर देखें तो चंद्रदेव की केतु के साथ युति होने जा रही है और सूर्य राहु के साथ युत है। तो भैया आपका गोचर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। खर्चे पर बिल्कुल कंट्रोल करिए। वाहवाही में आकर के अपने को बर्बाद मत करिए। आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ेगा और जीवन साथी से बिल्कुल तालमेल बना करके रखिए। शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों से सावधान रहें। और अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो लालच में आकर नौकरी न बदलें, बल्कि सोच समझकर नौकरी बदलें। कहीं अगली नौकरी टिकाऊ न होगी तब क्या होगा। चावल की खीर खुद भी खाएं और लोगों को भी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं, आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं और घर में बिना वजह कलेश बढ़ रहा है और ग्रहों के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको किस मूर्ति, किस तस्वीर या किस पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, ये आगे आपको पंडित जी बताएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अगर आपके भी काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं या आप कोई नया या महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, तो किस भगवान की मूर्ति पर आपको कैसे जल चढ़ाना चाहिए, पंडित जी से ये जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, जब भी कोई नया या महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो एक लोटे में जल, दुर्वा, अक्षत, रोली, इत्र, चंदन डालकर भगवान गणेश की मिट्टी या तांबे की पीतल से बनी प्रतिमा पर ये ज़रूर अभिषेक की तरह करना चाहिए। ऐसा करने से नया काम शुरू करने में कोई रुकावट नहीं आती है। जानते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए? कलौ चंडी विनायक हो। कलयुग में सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी की ही पूजा होती है। इसलिए किसी भी कार्यारंभ में भगवान गणेश का स्मरण करना, उनकी पूजा उपासना करना, उनका अभिषेक करना व्यक्ति के जीवन के कठिन कार्यों को भी सहजता में बदल देते हैं। भगवान गणेश विघ्नों का शमन करने वाले और सुख के अधिष्ठात्री देवता हैं। इनका स्मरण करने मात्र से दुखों का नाश हो जाता है। जो लोग श्रद्धापूर्वक नित्य भगवान गणेश का अभिषेक करते हैं, दुर्वांकुर से, लड्डू से गणेश जी का सहस्रार्चन करते हैं, ऐसे लोग इस जन्म में राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और इस जन्म के बाद उत्तम गति को भी प्राप्त होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। तो बारी आती है सिंह राशि की। पूरा दिन सिंह राशि वालों का कैसा बीतने वाला है, साथ ही इनकी सेहत, आर्थिक स्थिति आज के दिन कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य राहु की स्थिति भले ही है, लेकिन धन लाभ का योग फिर भी बना हुआ है। पहले सौंपा हुआ काम समय पर पूरा कर लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छे से आपका समय व्यतीत होगा। खुशी की बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्यप्रणाली में सोच समझ करके बदलाव करें। गाय को
रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस पेड़ पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में बैठे बुरे से बुरे ग्रह भी आपको शुभ फल दे सकते हैं, और कौन सा वो पेड़ है और कैसे उस पर अर्घ्य देना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, हमारे यहाँ वृक्षों में जीवन माना गया है, वृक्षों में जीवन माना गया है और वृक्षों में देवी और देवताओं की कल्पना की गई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं, मतलब वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण, जो जगत गुरु, जगत के आधार, परम ब्रह्म परमेश्वर, अपने मुंह से कह रहे हैं मैं वृक्षों में पीपल हूं, तो पीपल की महत्ता कितना बढ़ जाती है, आप सोच के देखिए। पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई दैवी प्रकोप है, घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है, दवाई लेने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है, सभी जांच के परिणाम भी सामान्य निकल रहे हैं, ऐसे में नीम के पेड़ पर हर रोज जल चढ़ा करके धूप बत्ती करनी चाहिए। जो महिलाएं नीम के पेड़ के नीचे सप्तमी तिथि पर जल चढ़ाती हैं, दिया जलाती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं, धूप जलाती हैं, ऐसी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती के साथ साथ उनके पुत्रों का विकास सूर्य चंद्रमा की तरह होता है, और ऐसी महिलाएं सदा श्रीमती रहती हैं, अर्थात उनका सम्मान जगत में हर समय बना रहता है। मायके और ससुराल दोनों जगह उनकी बहुत इज्जत होती है। महिला अगर सप्तमी तिथि को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में नीम के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं, धूप जलाएं, दिया जलाएं, थोड़ा सा गुड़ रख करके भोग लगाएं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अखंड सौभाग्यवती होने से कोई ना रोक पाएगा। और यदि पति बीमार चल रहा है तो उसकी बीमारी भी दूर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं सप्तमी तिथि पर नीम के पेड़ की पूजा करती हैं, उनके घर में कभी चिकन पॉक्स, मतलब महारानी वाली बीमारी जो होती है, जिसको हर्पिक भी कहते हैं, चिकन पॉक्स की बीमारी, ये कभी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो आसानी से समाप्त हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ कालचक्र दर्शक अनिल जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। स्वागत है अनिल जी आपका, पूछिए क्या समस्या है आपकी, प्रश्न कीजिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम अनिल है, मैं 71 साल का हूँ। मुझे अपने लड़के से पूछना है, वो 31 साल का हो गया है, उसका कुछ काम धंधा नहीं जम रहा है, कहीं नौकरी लग रही है, क्या करें? चलिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे आजीविका भाव का स्वामी भी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। उन्हें कहिए अपनी योग्यता के अनुसार कार्य चयन करने की कोशिश करें। वो अपने कार्य को चयन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ये चयन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्हें जनरल स्टोर या कपड़े के से संबंधित काम में उन्हें आगे लगाइए, उसी में उन्हें सफलता मिलेगी और उससे वो अपनी आजीविका को ठीक ढंग से चला पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानेंगे हम कन्या राशि का राशिफल कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज के लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। बुध और चंद्रमा की स्थिति देखें तो बात समझ में आती है कि आज आपको सोच समझ करके पैसा खर्च करना चाहिए। किसी के कहे में आकर के, वाहवाही में आकर के अपनी जेब खाली नहीं करना चाहिए। काम के विस्तार का योग बना हुआ है, लेकिन कार्यशैली और अच्छी करें। घर में बेवजह किसी से अनबन हो सकती है, जो अच्छी बात नहीं है। आंखों में तकलीफ बढ़ सकती है, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज न करें। किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लें। गुस्से पर काबू अगर रखें तो बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और अगर गुस्सा बेवजह आया तो प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। माता पिता को कोई उपहार देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके घर से दरिद्रता कलेश नहीं दूर हो रही और शादी में भी रुकावट आ रही है तो क्या करना चाहिए? पंडित जी, आपने वृक्ष के बारे में हमें बताया कि उसमें अर्घ्य देने से कितना फल मिलता है। कोई ऐसा पौधा जिससे इन कष्टों से निवारण हो जाए? कैसे अर्घ्य दें? पक्का देखो, ऐसा है अभ्यासा कि हमारे यहाँ पीपल में भगवान विष्णु और तुलसी में हरिप्रिया लक्ष्मी को भी हम देखते हैं जी। हमारे यहाँ बहुत से देव वृक्ष हैं। जैसे हमारे यहाँ देव वृक्ष बिल्वपत्र भी है, देव वृक्ष तुलसी भी है, देव वृक्ष आंवला भी है। कहते हैं आंवला के नीचे प्रवास करने से, आंवला के नीचे भोजन बनाकर करने से जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो जिन लोगों के घर में बहुत कलेश रहता है उनको अपने घर के ब्रह्मस्थान या उत्तर पूर्व कोण में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। देखिए, ब्रह्मस्थान का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से घर का जो मध्य केंद्र बिंदु होगा वो ब्रह्मस्थान कहलाएगा। वहाँ कोई भी सांसारिक चीज नहीं होनी चाहिए। वहाँ अगर कुछ हो सकता है तो एक तुलसी का गमला रखा जा सकता है, क्योंकि तुलसी है हरिप्रिया और वो ब्रह्मस्थान है। तुलसी उस स्थान को ग्रहण कर सकती है। इसके अलावा संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ब्रह्मस्थान में रखी जा सके और वास्तु दोष न उत्पन्न हो। तो भाई, ऐसी तुलसी में अगर हर रोज जल चढ़ाया जाए, शुद्ध घी का दिया जलाया जाए, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है, शादी में आ रही रुकावट दूर होती है। और तो और, अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है और ऐसी महिला तुलसी की पूजा करना शुरू करें और शुक्रवार के दिन सायंकाल तुलसी के पास बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तो निसंदेह भगवान श्री हरि विष्णु के कृपा से जल्द ही उनके घर में किलकारियां गूंजती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और राशिफल में अब हम बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहने वाला है उनका आज का पूरा दिन, साथ ही आर्थिक स्थिति, सेहत, इन तमाम बातों को लेकर आज के दिन क्या कहती है भविष्यवाणी, जानते हैं। आपका राशि स्वामी शुक्र है। आपके राशि से उसका गोचर 6ठे भाव में है और वो भी बृहस्पति के साथ, तो खर्चा बढ़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप अपनी क्वालिटी से लापरवाही न बरतें, अपनी क्वालिटी पर ध्यान दें ताकि भविष्य में भी आपका काम अच्छा रहे। अपनों को लेकर के ज़्यादा भावुकता आ सकती है, पैरों में दर्द बढ़ सकता है, कोई कीमती सामान खो सकता है। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर से, गौरव जी हैं। स्वागत है गौरव जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम गौरव सिंह है। मेरा जन्म तिथि है 24 अप्रैल 1991। जी पंडित जी, मैं कच्चे तेल और गैस के क्षेत्र में नौकरी करता हूँ। क्या बेहतर भविष्य उसमें होगा या और किसी क्षेत्र में हमें नौकरी का प्रयास करना चाहिए? और एक चीज पंडित जी ये जानना चाहते हैं, अगर मैं बिजनेस करूँ तो किस क्षेत्र में करूँ जहाँ अच्छा हमको लाभ मिले? देखो गौरव, ऐसा है बाबू, आपने प्रश्न किया है ना, तो शनि आपके प्रश्न लग्न में है और आजीविका स्थान में चंद्रमा, आजीविका के स्थान में कोई ग्रह नहीं है, उसका स्वामी मंगल शनि के साथ है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। गैस, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए अत्यंत भाग्योदयकारी है। यह कार्य आपके लिए बहुत ही सुभद और बहुत ही अच्छा है। आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है। इसके अलावा अगर आप कोई काम करना चाहें तो आप रियल इस्टेट का काम, प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर्टी का काम करने के लिए समय नहीं आया है। फरवरी 2025 के बाद अगर आप रियल इस्टेट का काम करेंगे
तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन अभी जहां आप काम कर रहे हैं वहीं मन लगा करके आपको 17 जनवरी 2023 तक काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं कि अर्घ्य कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत संभ्रांत परिवारों में भी सुख शांति नहीं है, आपस में क्लेश है, रिश्तों में वो प्यार नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या किसी वृक्ष पर अर्घ्य देने से शांति मिल सकती है और आर्थिक स्थिति में भी क्या फायदा मिल सकता है? देखो अभिलाषा, शांति, सौहार्द, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये संस्कारों से पैदा होते हैं, न पैसे से पैदा होता है और न ही बहुत पढ़ने से पैदा होता है जी। ये सिर्फ उत्तम माता पिता के जीवन शास्त्र की शिक्षा के द्वारा पैदा किया जाता है। ऐसे उदाहरण हैं समाज में, आपको भी पता होगा कि शादियां टूटी हैं, 400 करोड़ रुपया लोगों ने शादी तोड़ने के लिए दिया है। उनके पास पैसे की कौन कमी है जी। उनके पास विद्या की कौन कमी है, ज्ञान की कौन कमी है। लेकिन 20-20 साल शादियां चलने के बाद शादियां टूट गई। तो ये क्या है? रिश्ते को अगर नहीं संभाल पाए तो ज्ञान कहाँ गया? तो कहने का मतलब है रिश्ते को संभालने के लिए संस्कार चाहिए। घर में अगर कलेश सचमुच में बढ़ रहा है, सुख शांति छिन रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपको अगर मांगलिक कार्य बार बार अवरुद्ध हो रहा है और सही फैसला ना लेने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुर्दानगी छाई हुई है, रौनक खत्म है, ऐसे में बरगद के पेड़ में दूध, जल और शहद तीनों चीज़ों को मिलाकर के चढ़ाना चाहिए। सुबह 6 से 10 बजे के बीच बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर तत्काल आप चाहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए तो आपके जल, दूध, शहद चढ़ाने के बाद जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी गीली होगी उसे थोड़ा सा दाहिने हाथ के अंगूठे से स्पर्श करा करके और अपने माथे पर लगा लीजिए। और ये उपाय 21 दिन लगातार करके देखिए चमत्कार होता है कि नहीं। आप ये उपाय करिए, निसंदेह आप कठिन से कठिन कार्यों को सुलझता हुआ देखेंगे और आपको लगेगा कि जीवन के जीने का एक मार्ग आपको मिल गया है। बस करना है आपको कि उसको वृक्ष न समझ करके देव वृक्ष समझ करके, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है ऐसा समझ करके उपासना आपको करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लोग कि उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है, आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है। चलिए, तो वृश्चिक राशि है तो मंगल शनि के साथ है, रोज आपको बता रहा हूं, आपको पता भी है। और आपके पंचम भाव में शुक्र बृहस्पति की स्थिति है, धन लाभ तो होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपके काम की तारीफ होगी, जीवन साथी से रिश्ता सुधरेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी का भी अनादर ना करें, किसी ज़रूरतमंद को चावल और दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है और कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि वालों की। तो क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन, जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की स्थिति मीन राशि में है भाई, आपके राशि स्वामी हैं और आपके राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं। शनि मंगल आपके पराक्रम स्थान में हैं। निजी ज़रूरतों पर आप खर्च करेंगे, अच्छी बात है। नए और बेहतर रोजगार के आपको अवसर भी मिलने वाले हैं।
परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। सेहत में बीमारी से आपको राहत मिलेगी। परिवार और काम दोनों में तालमेल बना के रखिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों को आज के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आर्थिक स्थिति को लेकर और उनके कामकाज को लेकर आज का राशिफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि द्वितीय भाव में है भाई, मंगल के साथ। बचत तो आप कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए अवसर भी मिलेंगे, जीवन साथी से तालमेल भी बढ़ेगा। बस स्वास्थ्य ठीक रहे, तनाव दूर होगा। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलीगढ़ से रेणु जी हैं। स्वागत है रेणु जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार रेणु, बोलो। जी मेरी आपसे पहले भी 1 साल पहले बात हो चुकी है जी। और मुझे दो लोगों के बारे में पूछना है, एक अपने बारे में और अगर आप बुरा न माने, मुझसे गुस्सा ना हो तो एक अपने पैसे के बारे में भी पूछना है। पहले अपने बारे में ये पूछना था कि मेरे पापा 7 साल से लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन बात कहीं बनती नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी वाले से शादी हो, लेकिन वो गाँव में मिलते हैं और मैं गाँव में बिल्कुल जाना नहीं चाहती। तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि शादी गाँव में होगी या शहर में, और किस दिशा में कितनी दूरी पर होगी, अगर ये थोड़ा समझा पाए तो। देखिए ऐसा है कि प्रश्न जो आपने किया है ना, आपका विवाह आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विवाह का आप संयोग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर लेने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए। चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग कले के पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। ये उपाय 16 बृहस्पतिवार करते करते आपके सपनों का राजकुमार, आपका जीवन साथी आपको प्राप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है कुंभ राशि वालों की। उनका राशिफल क्या कहता है, आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत से जुड़ी क्या बातें हैं जिनका उन्हें आज के दिन ख्याल रखना है, और भाग्य कितना मजबूत है कुंभ राशि वालों का आज के दिन, जानते हैं। देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय मंगल शनि की युति बनी हुई है। भाई खूब पैसा बचाने की कोशिश करिए। काम पूरा होने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, पेशेंस बना के रखिएगा, धैर्य रखिएगा। परिवार में छोटी छोटी बातों पर भी अनबन हो सकती है। थकान महसूस करेंगे, आलस्य बढ़ेगा। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों के राशिफल के साथ साथ चंदन का तिलक लगाने के फायदे और चमत्कार बताएंगे आज आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की हम शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं चंदन के चमत्कार और इसका तिलक लगाने के फायदों के बारे में। पंडित जी बताएं। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। कहना नहीं चाहिए, सनातन धर्म में हर व्यक्ति के माथे पर चंदन होना चाहिए। चंदन कोई धर्म का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि चंदन जब इस त्रिकुटी पर लगाया जाता है और यहाँ जब शीतलता प्रदान होती है तो मनुष्य की मानसिक उर्वरा शक्ति का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास होता है। मनुष्य का आभा मंडल तेजी से वृद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए हर रोज चंदन का तिलक लगाने से माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। सोमवार को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है। मलयागिर चंदन घिस करके पत्थर पर उसे सुबह सोमवार को लगाइए, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। क्रोध कम होगा, ब्लड प्रेशर पे काबू होगा। मंगलवार को लाल चंदन की लकड़ी को पत्थर पे घिस करके
और यदि माथे पर चंदन लगाया जाए तो इससे मन से डर समाप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मन की निराशा दूर होगी। और बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। गुरुवार को सफेद चंदन में केसर मिला करके तिलक लगाने से सोच सकारात्मक होती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, जीवन में सुखों का उद्गम होता है। शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनिवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है। हर मनोकामना को पूरा करने के लिए चंदन से बने शिवलिंग की पूजा जरूर करें। हर रोज घर में चंदन की धूप जलाने से घर की शुद्धि होती है। तो एक बात आप जान लीजिए कि अब तो चंदन लगाने में, शिखा रखने में भी लोग शर्म महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ दिनों तक चंदन लगा कर देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन न आए तो फिर आप मत लगाइएगा। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे इतना बड़ा चंदन आप लगाइए, छोटा सा ही लगा लीजिए, लेकिन एक प्रतीक चंदन का होना चाहिए। जिस महिला के माथे पर बिंदी नहीं होती है और जिस पुरुष के माथे पर चंदन नहीं होता है, ऐसे पुरुष और ऐसे महिला को महालक्ष्मी त्याग देती हैं। अधिक दिनों तक ऐसे लोगों के साथ महालक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और क्या करने से उनका भाग्य उदय होगा, जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा बृहस्पति और शुक्र का जो गोचर है मीन राशि में, उससे मैं एक बात समझ करके ये कह रहा हूं कि आप पैसे के मामले में चिंता बिल्कुल मत करिए। समय पर आपका सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, काम का बोझ बढ़ेगा, जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिए, टेंशन में मत आइए। पति पत्नी से रिश्ता अच्छा रहेगा। हल्का पेट का दर्द हो सकता है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने हमें अर्घ्य देने का तरीका बताया और कितनी कष्टों का निवारण होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये जीवन में अनुशासन भी लाता है और आपको प्रकृति से जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए जरूर देखते रहिए News 24। नमस्कार।